हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर की कुछ श्रृंखला को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज हम लोग करंट अफेयर की 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला को आज यहाँ पे देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ब्रेकिंग द मोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है 4, रघुराम जी राजन, रोहित लांबा, एक और दो दोनों, या शर्मिष्ठा मुखर्जी। ठीक है, तो जो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, जो इसमें आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा, सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। ठीक है, तो ये रघुराम जी राजन और रोहित लांबा दोनों जी की पुस्तक है। ठीक है, द ब्रेकिंग बोल्ड। अब यहाँ पे देखिएगा, ये सवाल यहाँ से आपसे बन सकता है कि शर्मिष्ठा जो मुखर्जी हैं, इनकी एक बुक है जो इनको भी बुक को ध्यान रखना चाहिए, वो है प्रणव माई फादर। प्रणव माई फादर। ठीक है, तो प्रणव माई फादर ये क्या है, इनकी पुस्तक है। ठीक है, द डॉटर रिमेंबर्स, द डॉटर्स रिमेंबर्स, ये इनकी क्या है, पुस्तक है। उसके अलावा देखिए, रघुराम राजन की दो पुस्तकें और भी हैं जो बड़ी ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही फेमस पुस्तक है। एक है द थर्ड पिलर, एक है द थर्ड पिलर। ठीक है, द थर्ड पिलर, इनकी पुस्तक है द थर्ड पिलर। एक है आई डू व्हाट आई डू, इनकी पुस्तक है। और रघुराम राजन, ये ध्यान रखना कि ये 23वें ये क्या रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, ये रह चुके हैं। ठीक है, 23वें। ठीक है, बाकी 24वें गवर्नर की बात करें तो वो उर्जित पटेल थे। ठीक है, आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन थे, वो थे उर्जित पटेल। वो कौन थे, उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल के समय ही क्या हुई थी, नोटबंदी। ठीक है, नोटबंदी। ठीक है, इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, तो ये सवाल अच्छा बन जाता है कि नोटबंदी जब हुआ उस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो यही थे। और कब हुआ था, तो 8 नवंबर सन 2016 को। ये क्या होता, नोटबंदी, यानी इसे बोलते विमुद्रीकरण। ठीक है, ये सबको लोग क्या बोलेंगे, इसे विमुद्रीकरण भी इसे कहते हैं, जिसमें 500 1000 रुपये के नोट को बैन किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि हाल ही में किस देश के न्यायालय ने भारतीय नौसेना के पूर्व 8 अधिकारियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। ठीक है, ईरान, तुर्की, कतर या जॉर्डन। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या आपका है, कतर। ठीक है, कतर। हालांकि सुनाया तो है, लेकिन फिर उनको क्या कर दिया है, मृत्यु दंड की सजा उनको माफ़ कर दिया है। तो कितने अधिकारी थे, 8 थे। ठीक है, कितने हैं, तो 8 हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा देखिएगा कि जो ये कतर है, कतर की राजधानी क्या हो जाएगा, दोहा है। क्या है, दोहा है। और कतर में जो आपका मुद्रा वहाँ पे चलता है, मुद्रा यानी कि करेंसी, वो है रियाल। ठीक है, क्या चलेगा यहाँ, मुद्रा वो चलता है रियाल। ठीक है, जो कतर है, कतर ये अरब प्रायद्वीप का क्या है, ये हिस्सा है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप में ये पड़ता है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप में उसका हिस्सा है। ठीक है, बाकी तुर्की की बात करते हैं तो इसका तुर्की नया नाम हो चुका है। ठीक है, पहले तुर्की था। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था, पहले इसका नाम था तुर्की। क्या नाम था, तुर्की। इससे पहले भी चले तो इसे हम लोग ऑटोमन साम्राज्य भी कहते थे। क्या कहते हैं, ऑटोमन साम्राज्य भी कहते थे। तो तुर्की जो है ना, वो एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। ठीक है, तो तुर्की का एक पार्ट है इस्तांबुल। क्या, इस्तांबुल, जिसे पहले कुस्तुनतुनिया भी कहते थे। तो वो हालांकि यूरोप में पड़ता है, बाकी सारे पार्ट एशिया में पड़ते हैं। तो तुर्की को हम लोग यूरोप का मरीज भी कहते हैं। ठीक है, तो कतर का जो उच्च न्यायालय है, जो वहाँ का मतलब जो न्यायालय है, उसने भारत के 8 पूर्व
जो नौसेना के अधिकारी उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई है और बाद में माफ भी कर दिया इनको, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे प्रदान किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। देखिए पहला ऑप्शन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ए और दोनों। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ए और दो, यानी कि दोनों सही है। यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी मिला है और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी मिला है, ठीक है। ये कौन सा पुरस्कार है, तो गांधी पुरस्कार, ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है। तो इसकी स्थापना देखा जाएगा तो 1986 में होता है और इसमें देखा जाए तो जो राशि मिलती है वो कितनी मिलती है, तो 25 लाख रुपए दी जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत के ही लोगों को मिलता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी दिया जा सकता है जो शांति और निशस्त्रीकरण विकास का जो प्रोत्साहन करता हो उसके लिए, ठीक है। तो इन दोनों को मिला है, ठीक है, ये दोनों संस्थाएं हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि कृत्रिम मेघा पर विश्व का पहला कानून मेघा अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, न्यूजीलैंड द्वारा, यूरोपीय संघ द्वारा या यूनाइटेड किंगडम द्वारा। तो जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा, यूरोपीय संघ द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं EU, ठीक है, EU यानी यूरोपीय संघ, ठीक है। इसे बोलेंगे क्या, यूरोपीय संघ। तो इसने क्या किया है कि इसने एक नया कानून बनाया है और ये अपने आप में एक पहला कानून है। जो आर्टिफिशियल हम लोग क्या करते हैं, वर्षा कराते हैं, तो वो आर्टिफिशियल वर्षा कैसे होती है, जो हम लोग आर्टिफिशियल पहले बादल बनाते हैं, मेघ बनाते हैं, फिर उसके माध्यम से क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रकार के रसायनों का छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो उस पर जो पहला कानून बनाया है वो कुछ ना यूरोपीय संघ ने बनाया है। यूरोपीय संघ क्या है, तो इसमें देखेंगे यूरोपीय संघ में यूरोप के लगभग कितने 27 देश क्या है इसमें, आपने सुना होगा, शामिल हैं, ठीक है। 27 देश क्या इसमें शामिल है। जैसे अब ब्रिटेन निकल गया था, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता था, ठीक है, तो ब्रिटेन निकल गया है, ठीक है। तो यूरोपीय संघ ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत विकास यात्रा के 5D या 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या प्रधानमंत्री जी द्वारा या उपराष्ट्रपति द्वारा जगदीप धनखड़ द्वारा या नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के द्वारा। देखिए यहाँ पे 5D की बात करते हैं, तो इसका जो प्रस्तुत किया है वो क्या है, भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने प्रस्तुत किया है। 5D की बात करते हैं तो इसमें कितने D हैं, तो 5D हैं, ठीक है। कितने D हैं, तो 5D हैं और हर D का क्या अपना एक मतलब है, हर D का क्या अपना एक मतलब है, ठीक है। तो देखिए जैसे आपसे पूछेगा तो इस D का मतलब है डिमांड, इसका मतलब क्या है, डिमांड। इसका मतलब हो जाएगा डेमोग्राफी, डेमोग्राफी। इसका है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। डी, इस डी का मतलब है डिजायर, डिजायर। इसका मतलब है ड्रीम, ठीक है, ड्रीम, ठीक है, ड्रीम, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा। डिमांड मतलब क्या हो गया, मांग, डेमोग्राफी मतलब जननांकीय, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, डिजायर मतलब इच्छा, ड्रीम मतलब स्वप्न, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया है या प्रस्तुत किया है, तो भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया है। तो द्रौपदी मुर्मू ये उड़ीसा राज्य से रिलेट करती हैं और ये क्या, एक भारत की पहली आदिवासी, ये क्या है, व्यक्तियों में भी और महिलाओं में भी पहली हैं राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो थेरी माथो, VR ललितांबिका, श्रीधर सोमनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हालांकि सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, VR ललितांबिका, ठीक है, VR ललितांबिका। तो क्यों मिला है इनको, क्यों मिला है, रीजन क्या है कि जो फ्रांस और भारत के बीच में जो अंतरिक्ष जो सहयोग है, जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, उसको बढ़ावा देने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो पुरस्कार का नाम क्या है, पुरस्कार का नाम है द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार। ये दिया गया इसको VR ललितांबिका को। तो VR ललितांबिका जो है, ये जो मानव
अंतरिक्ष कार्यक्रम है, मानव अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम यानी हम लोग सीधे इसे को हमने नाम दिया था कौन सा, गगनयान, ठीक है, गगनयान, ठीक है। तो इसकी क्या है जिम्मेदारी जो है ना वो किसके पास है, बी आर ललितांबिका के पास है, ठीक है, किसके पास है, बी आर ललितांबिका के पास में है, ठीक है। तो ये मिला है इनको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार, कितनी, तो तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। क्या वो जर्मनी के हैं, क्या इंग्लैंड के हैं, क्या मालदीव के हैं, या फिर मिस्र के हैं। तो सही आंसर क्या है आपका, वो है मिस्र, ठीक है, क्या है, मिस्र। तो मिस्र के तो ये तीसरे नंबर के हैं, वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो ये 16वें नंबर के वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ऑल ओवर देखा जाए तो जो मिस्र है, तो मिस्र में आप देखेंगे तो मिस्र की जो राजधानी है वो क्या है, काहिरा, ठीक है, काहिरा, जो कि क्या है, ये नील नदी के किनारे है, नील नदी के तट पे है, या फिर हम लोग काहिरा को नील नदी का वरदान भी कहते हैं, ठीक है। तो मिस्र जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है क्या, एक देश है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी इन ऑप्शनों को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो मालदीव की राजधानी क्या हो जाती है, माले हो जाती है, और यहाँ पे करेंसी तो रुपया ही चलता है, ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी क्या हो जाती है, लंदन, जिसे हम लोग विश्व का मैनचेस्टर कहते हैं। जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगी, बर्लिन, क्या हो जाएगी, बर्लिन, कौन सी हो जाएगी, बर्लिन हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम होगा, अयोध्या धाम, अयोध्या नगरी, राम धाम, अयोध्या स्टेशन। तो जो इसका नाम बदल के रखा जाना है वो है कौन सा, अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका नया नाम होगा। और आपने देखा कि अयोध्या को पहले हम लोग फैजाबाद कहते थे, ठीक है, क्या बोलते थे, फैजाबाद कहते थे। और अयोध्या में ही एक नया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आपका हवाई जहाज स्टेशन या कह सकते हो एयरपोर्ट जो खोला गया, उसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि एयरपोर्ट, जो कहाँ है, अयोध्या में ही खोला गया था। बाकी अयोध्या में ही हमने देखा कि राम लैंड नामक एक क्या होगा, एक पार्क बनेगा, जो कि कैलिफोर्निया से क्या होगा, वो प्रेरित होगा, ठीक है। तो ये अयोध्या धाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसकी जयंती पर कृषक उपहार योजना के तहत कितने, तो 51 किसानों को ट्रैक्टर बांटकर श्रद्धांजलि दी है, ठीक है। तो यानी कि 51 ट्रैक्टर ये उपहार स्वरूप किसानों को दिया गया है, क्योंकि उस दिन क्या था, वो उसका जयंती था, ठीक है। तो चार ऑप्शन देखिए, गांधी जी, चरण सिंह, ठीक है, पटेल जी, अंबेडकर की, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके चौधरी चरण सिंह हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, तो इनकी जयंती पर, इनकी जो जयंती कब है, इनकी जयंती कब होती है, तो ये होती है 23 दिसंबर को। कब होती है, 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को, ठीक है। तो 23 दिसंबर को जो हमारे सीएम जी हैं उन्होंने क्या किया है कि ये ट्रैक्टर को बांटा है, ठीक है। और देखिएगा जो चौधरी चरण सिंह हैं, चौधरी चरण सिंह ये पीएम के साथ साथ यूपी के ये सीएम भी रह चुके हैं, ठीक है, यूपी के सीएम भी, ठीक है। तो यानी कि ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं और यूपी के सीएम भी रहे हैं साथ में, ठीक है। चौधरी चरण को हम लोग किसानों का मसीहा कहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो किसानों का मसीहा, ये इनकी ये कहते हैं, ठीक है, किसानों का मसीहा कहते हैं। चौधरी चरण सिंह का जो जन्म होता है ये होता है मेरठ में। कहाँ होता है, मेरठ में। इसीलिए हमने देखा है कि चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है वो एक मेरठ में भी इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर तो कितने, तो 51 ट्रैक्टरों को बांटा है किसने, तो हमारे जो वर्तमान में जो सीएम है आदित्य योगीनाथ वो, ठीक है। वैसे ये देश के 5वें नंबर के पीएम थे, ठीक है। किस नंबर के थे ये, 5वें नंबर के पीएम थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000
करोड़ रुपए की लागत से किस योजना की शुरुआत की है? कामधेनु दुग्ध मिशन योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, उपरोक्त दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर है वो आपका है कौन सा? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। देखिए इसका आप ध्यान रखना इस तरीके से कि जो आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक क्या है? राज्य है। ठीक है, तो यूपी भारत में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। ठीक है, यानी कि भारत में जितना भी दूध का उत्पादन होता है उसका लगभग देखा जाए तो 14.9%, यानी कि लगभग वही 15%, यानी भारत में जितना भी दूध का उत्पादन होता है उनमें से 15% लगभग उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में होता है। ठीक है, तो ये तो पहले स्थान पे हो गया। ठीक है, सेकंड अगर देखा जाए तो दुग्ध उत्पादन में जो भारत का राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। और पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो भारत भी क्या है? दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान रखता है, यानी कि पूरे विश्व में, यानी कि अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में जो भारत है वो दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान रखता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा देखिएगा जब हम लोग बात करते हैं दुग्ध को लेकर, ठीक है, दुग्ध को लेकर बात करते हैं तो जो दुग्ध है, जो मिल्क है, इसमें हमने पढ़ा है कि कौन सा? तो लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज इसमें क्या पाई जाती है? शर्करा पाई जाती है। ठीक है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। सेकेंड बात ध्यान रखना कि जो आपकी कहते हैं ना, जो बकरी के दूध में सर्वाधिक प्रतिरोधक क्षमता होता है। क्या होता है? सर्वाधिक प्रतिरोधक क्षमता होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा योजना शुरू हुआ है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, ताकि यूपी में हमारे क्या हो? जो दुग्ध का उत्पादन हो वो ज़्यादा मात्रा मिले, हर व्यक्ति को एक समान अनुपात में दुग्ध उत्पादित हो सके या उनको मिल सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में या सभी? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो फिलहाल के लिए क्या है? सभी है, लेकिन ये तीन तो ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें एक और भी शामिल है, वो है कौन सा? तो वाराणसी। यानी कुल मिला के यूपी के 4 जिलों में ये जो आपके नए सॉफ्टवेयर जो आपके टेक्नोलॉजी पार्क हैं ये स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, देखो कहाँ पे? आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में और बनारस में स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि भारत में आपने देखा होगा कि जो तमिलनाडु, कर्नाटक जिस तरीके से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में या उसके उत्पादन में वो आगे हैं, वैसे यूपी भी आगे होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित हो रहा है इन जगहों में, ताकि आने वाले समय में यूपी भी एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर निर्माता उत्पादक राज्य बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड राज्य 61वां स्थापना दिवस मनाया है। कब मनाया है? 1 दिसंबर 2023 को, 2 नवंबर 2023 को, 10 दिसंबर 2023 को या 23 दिसंबर 2023 को? तो सही तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 1963 को क्या होता है? नागालैंड की स्थापना। क्या होगा? नागालैंड की क्या होता है? स्थापना होता है इसमें। ठीक है, और 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक हम लोग एक फेस्टिवल बनाते हैं यहीं पर, वो होता है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, तो 1 से 10 दिसंबर के बीच में क्या मनाते हैं? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये इसी से मनाया जाता है, 10 दिनों का होता है, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल क्या है? एक पक्षी है। ठीक है ना, एक क्या है? पक्षी है, तो उसके ही मतलब कैसे जागरूकता के लिए मनाया जाता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, नागालैंड से सबसे अच्छा सवाल बनता है कि नागालैंड
की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? नागालैंड की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है आपका माउंट सारामती। माउंट सारामती। ये बहुत ही बेहतर सवाल बनता है कि कौन सा है चोटी का नाम क्या है? तो माउंट सारामती। ठीक है, तो माउंट सारामती नागालैंड की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए इसके अतिरिक्त देखिएगा अगला सवाल है आपका 13 नंबर का कि किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 में बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? नितिन साहनी को, सुभाष सहाय को, नितिन गौतम को या संजीव कुमार को? तो जो इसमें सही आंसर है वो आपका है कौन सा? तो नितिन साहनी को। ऑप्शन आपका एक सही हो जाता है। देखिएगा ये जो बुकर पुरस्कार है ये साहित्य का पुरस्कार है, ये साहित्य का है क्या है? पुरस्कार है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना की हम लोग बात करते हैं ये 1959 में होता है और इसमें क्या होता है कि 60, ठीक है, कह सकते हैं कि जो 60,000 जो पाउंड होता है, 60,000 पाउंड इसमें राशि दिया जाता है। ठीक है, राशि दिया जाएगा। ठीक है, और ये देगा कौन बुकर पुरस्कार? तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा। और ब्रिटेन यानी कि हम लोग बात करते हैं इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की मुद्रा ही क्या है? करेंसी ही क्या है? तो वो क्या है? पाउंड है। वो क्या है? पाउंड है। और जो बुकर पुरस्कार होता है, ये ध्यान रखना, पुरस्कार जो पुरस्कार होता है ये केवल और केवल अंग्रेजी साहित्य को, या ऐसे कह ले तो अंग्रेजी में लिखे साहित्य को ही दिया जाता है। साहित्य को ही मिलता है। तो ये जो पुरस्कार बुकर पुरस्कार होता है ये कब मिलेगा? तो ये जब मिलेगा जब आपके किसी भी प्रकार कोई पुस्तक हो, कहानी, उपन्यास कोई भी हो, जब वो अंग्रेजी भाषा में लिखा होगा तब ये पुरस्कार आप दिया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये केवल ब्रिटेन में ही लिखा गया हो, मतलब कह सकते हैं वो हिंदी में अगर लिखा भी है तो उसका अनुवाद किया जा सकता है और तभी मिल सकता है। तो जो धनराशि होगी वो लेखक और अनुवादक के बीच में बढ़ जाती है। तो ये किसे चुना गया है? नितिन साहनी को चुना गया है। तो ये नितिन साहनी कौन है? तो ये ब्रिटिश भारतीय एक संगीतकार है। ठीक है, ये ब्रिटिश भारतीय क्या है? एक संगीतकार है। अब देखिएगा हाईटेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगा? मेरठ में, लखनऊ में, दोनों, या फिर कोई नहीं? तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो कौन सा है? आपका मेरठ है। कौन सा है? आपका मेरठ हो जाएगा। तो हाईटेक मिलिट्री अस्पताल ये कहाँ पे खुलने जा रहा है? तो ये खुलने जा रहा है आपका कहाँ पर? तो मेरठ में होगा। हमने मेरठ के बारे में पढ़ रखा है कि मेरठ को हम लोग बोलते हैं जैसे कि खेल नगरी भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग खेल नगरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? खेल नगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो मेरठ में ही हमने देखा था इसे हम लोग क्रांति नगरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांति नगरी, जैसे खेल नगरी भी बोलते हैं, खेल नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे नाम हैं। तो ये जो आपका हाईटेक मिलिट्री अस्पताल होगा ये सेनाओं के लिए होगा। ठीक है, ये किसके लिए है? तो ये सेनाओं के लिए है। ठीक है, तो ये ऐसा अस्पताल हो जिसमें 500 से प्लस क्या होंगे? इसमें बेड होगा, मतलब 500 से ज़्यादा बेडों का अस्पताल होगा। लगभग 370 करोड़ के आसपास में इसमें लागत भी लग रहा है। ठीक है, तो ये मिलिट्री अस्पताल होगा और कैसा होगा? हाईटेक होगा, यानी कि हर प्रकार की सुविधाओं से कैसा होगा? ये लैस होगा। ठीक है, सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी जो अस्पताल में मिलनी चाहिए। ठीक है, बुनियादी ढांचा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त भी मिलेगा। तो ये कहाँ पे खोला गया है? तो मेरठ में खोला गया। ठीक है, बाकी मेरठ मैंने पढ़ा है कि यहीं पर आप देखेंगे तो मेरठ वाले हिस्से में ही हमने पढ़ा है कि मेला लगता है, बड़ी फेमस नौचंदी मेला, बहुत ही कह सकते हो प्रसिद्ध मेला है। कहाँ का? मेरठ का है नौचंदी मेला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में नई जेलों के निर्माण के लिए प्रदेश के ऐसे कितने जेल को चिन्हित किया गया है जहां अभी तक जेल नहीं है? ठीक है,
क्या वो 10 है, क्या 11 है, 12 है या 13 है, ठीक है। तो वो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो 11 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कि अगर हम मान लेंगे यूपी में कुल कितने जिले हैं, तो यूपी में जिलों की संख्या कितनी है, 75, 75 जिले हैं, ठीक है, 75 जिले हैं। लेकिन इन 75 जिले की बात करते हैं, तो इन 75 हम बात करते हैं तो जिलों में, इन 75 जिलों में आप देखेंगे तो 11 ऐसे जिले थे जहाँ पे वहाँ का कह सकते हैं कि जेल यानी कि कारागार नहीं था, यानी कि वो किसी दूसरे जिलों से क्या थे, वो अटैच थे। तो अब क्या होगा कि अब वहाँ पर 11 जिलों में, यानी यूपी के 11 जिलों में क्या होगा कि नए जेल बनेंगे, और फिर उसके बाद में यानी कि यूपी के 75 जिलों में जेलों की संख्या समान हो जाएगी, यानी कि हर जिले में एक एक जेल हो जाएगा। लेकिन किसी जिले में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है उसके जेलों का प्रकार का अलग होना। जैसे केंद्रीय कारागार भी होते हैं, तो जो केंद्रीय कारागार होंगे वो संघ सूची के विषय होंगे, और जो आपके राज्य वाले होंगे वो राज्य सूची के विषय होंगे। तो हमारे यूपी की बात करते हैं तो यूपी में 5 केंद्रीय कारागार हैं। तो ध्यान रखना कि यूपी में 5 आपके क्या है, केंद्रीय कारागार हैं, ठीक है, केंद्रीय कारागार हैं, ठीक है, 5 हैं। और कहाँ कहाँ पे हैं, तो एक तो मिलेगा आपको आगरा में, ठीक है, आगरा में। दूसरा आपको कहाँ मिलेगा, बरेली में। दूसरा कहाँ पे है, बरेली में है। तीसरा वाराणसी में है, ठीक है, वाराणसी में है, ठीक है। और चौथा आपका फतेहगढ़ में है, ठीक है, फतेहगढ़ में है। तो फतेहगढ़ जो है वो फर्रुखाबाद का मुख्यालय है, फर्रुखाबाद का मुख्यालय वहीं पे है। और जो 5वां है वो आपका है नैनी, ठीक है, और नैनी कहाँ पड़ता है, तो इलाहाबाद में, ठीक है, कहाँ पे, इलाहाबाद में। तो अगर आ जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये सारे होंगे, ठीक है। तो नैनी जेल कहाँ पे है, इलाहाबाद में, जहाँ पे आपने पढ़ा था कि रोशन सिंह को फांसी दी गई थी यहीं पर, ठीक है। और रोशन सिंह कौन थे, तो जो आपका काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 में, उसके ही कह सकते हो एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। तो रोशन सिंह को फांसी मिली थी कहाँ पे, नैनी जेल प्रयागराज में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज ईविंग क्रिश्चियन महाविद्यालय द्वारा संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप बनाए हैं, जिसका नाम क्या है, शास्त्रास्त्र, संस्कृत ज्ञान, आचार्य या शास्त्री, ठीक है ना। तो जो सही आंसर है आपका वो कौन सा है, शास्त्रार्थ, ठीक है, कौन सा है, शास्त्रार्थ, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपका शास्त्रार्थ जो आपका एक प्रकार का ऐप है, वो क्या करेगा कि आपको जो संस्कृत है उसको सीखने में मदद करेगा, ठीक है। कुछ ऐसे टैग वर्ड होंगे जो आपके संस्कृत में आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस ऐप में। तो संस्कृत हम लोग सीख सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब देखो संस्कृत क्या हमारी राजकीय भाषा है क्या, ठीक है, तो कहेंगे हाँ संस्कृत हमारी क्या एक राजकीय भाषा है, ठीक है। संस्कृत एक क्या है, राजकीय भाषा में शामिल है, ठीक है। तो संस्कृत एक राजकीय भाषा भी है, राजकीय भाषा है, ठीक है। इसके अलावा संस्कृत जो है आपका एक कह सकते हैं शास्त्रीय भाषा भी है, क्या है, शास्त्रीय भाषा है, ठीक है। संस्कृत एक शास्त्रीय भाषा है। तो संस्कृत देखेंगे तो ये इसे हम लोग हिंदी की जननी भी कहते हैं, हिंदी की जननी कहते हैं, किसे, संस्कृत को कहते हैं। तो संस्कृत के बारे में ये सारी डाटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए सवाल नंबर 16 कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, छात्रों की शिक्षा में सुधार करना, छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार करना, छात्रों की बीमारी की चिकित्सा हेतु, या कोई नहीं, ठीक है। तो इस प्रश्न से ही लग रहा है कि ऑप्शन में क्या सही होना चाहिए, तो छात्र के जो स्वास्थ्य में सुधार करना ये इसका उद्देश्य होगा। तो इसमें क्या होगा, छात्रों का एक क्या होगा, डिजिटल कार्ड बनेगा जो उसमें जानकारियाँ होगा छात्रों के बारे में कि छात्र के बारे में स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्याएं हैं, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है
कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला महिला केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ठीक है। गाजीपुर में, गोरखपुर में, गौतम बुद्ध नगर में या नोएडा में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहला होगा और महिला केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है गोरखपुर में। कहाँ बनाया जा रहा है, गोरखपुर में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब गोरखपुर से थोड़ी सी बात कर ली जाए तो गोरखपुर में आपने डाटा सुन रखा होगा कि यहीं पे क्या है आपका सहगौरा, यहाँ पे क्या है, ताम्र लेक है, ठीक है, ताम्र लेक है। तो सहगौरा ताम्र लेक कहाँ पे है, गोरखपुर में, जहाँ पर जब अकाल पड़ा था तो उस अकाल के समय वहाँ के राजा जो थे, उस क्षेत्र के जो शासन करते थे, उन्होंने अनाज को वितरित भी करवाया था। तो सहगौरा ताम्र लेक गोरखपुर में है। फिर इसके अतिरिक्त गोरखपुर में ही आपका गीता प्रेस है, यहीं पर गीता प्रेस है। तो जो गीता प्रेस है, तो गीता प्रेस क्या करती है, यहाँ पे एक कल्याण पत्रिका, ठीक है, कौन सा, कल्याण पत्रिका, कल्याण पत्रिका प्रकाशित होता है। और कल्याण पत्रिका एक कैसी है, तो ये एक धार्मिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है, ये धार्मिक पत्रिका है ये, ठीक है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर जो है वो आपका जो एक नदी है, कौन सी, राप्ती, राप्ती नदी के तट पर है, ठीक है। और राप्ती नदी नेपाल से आती है, ठीक है, और ये घाघरा में आगे जाके मिल जाएगी राप्ती, ठीक है। फिर इसके बाद में गोरखपुर में देखा जाएगा तो एक स्थान पड़ेगा, कौन सा, चौरी चौरा। जो कांड होता है वो यहीं पे तो होता है। कब होता है, तो 5 फरवरी 1922 को यही तो होता है। तो यही होगा 5 फरवरी 1922 को। और इसी कांड के कारण क्या होता है, जो गांधी जी हैं, गांधी जी, तो गांधी जी क्या करते हैं, तो गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं, और सहयोग आंदोलन वापस, असहयोग आंदोलन क्या करते हैं, वापस कर लेते हैं। तो कभी कभी सवाल तो ये बनता है कि असहयोग आंदोलन ये वापस कब कर लिए, वो डेट भी पूछ लेता है। तो डेट पूछता है तो बताना 12 फरवरी, कब, 12 फरवरी 1922 को ये असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। कभी कभी सवाल तो इतना डीप पूछ लेगा कि अच्छा गांधी जी इस समय वो होंगे कहाँ, तो वो होंगे देखा जाए गुजरात वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि इनको ये सोचना किसने दिया था कि इनका आंदोलन तो हमेशा अहिंसात्मक होता था, लेकिन ये आंदोलन कैसा हो गया, हिंसात्मक हो गया। और जब ये हिंसात्मक हो गया तो इसकी सूचना गांधी जी को, जो उनके छोटे पुत्र हैं देवदास, उनके द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो ये सवाल ही पूछा गया, ठीक है। बाकी गाजीपुर में अगर देखा जाए तो गाजीपुर में हमने कुछ ऐसे पढ़ रखा है कि गाजीपुर में हमने ये पढ़ रखा है कि गाजीपुर में ही उत्तर प्रदेश का क्या है, एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, एकमात्र यहाँ पे क्या है, अफीम फैक्ट्री है गाजीपुर में, अफीम फैक्ट्री। यहीं पे क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है, कॉर्नवालिस का मकबरा है, ठीक है। गाजीपुर को हम लोग काशी की बहन भी कहते हैं, काशी की बहन कहते हैं, ठीक है। तो गाजीपुर के बारे में हम लोग ये डाटा इतना हमें ध्यान रखना है। बाकी नीचे लखीमपुर की बात है, सॉरी गौतम बुद्ध नगर की बात है, तो गौतम बुद्ध नगर यूपी का सबसे शिक्षित जिला है और अच्छा खासा वहाँ पे नगरीकरण भी ठीक है, ज़्यादा है कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, HDFC जीजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड या लक्ष्मी कृपा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड। तो जो सही आंसर है आपका वो पहला हो जाता है, कौन सा होता है? शंकरराव पुजारी नूतन
नगरीय सहकारी बैंक लिमिटेड। अब ये कह सकते हैं कि क्या रीज़न है कि इसको हम लोग जो आरबीआई है वो लाइसेंस रद्द कर देता है। तो आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं, आरबीआई के जो नियम रेगुलेशन है उसको जो फॉलो नहीं किया जाता है तो ये सारी समस्याएं बैंकों के ऊपर देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे आपने कुछ दिन पहले जो पेटीएम आपका बैंक था उसके बारे में आपने देखा, उसको भी लाइसेंस रद्द ही किया गया था। तो अब इसमें एक सवाल आपको देखना है कि जो आरबीआई की हम लोग बात करते हैं तो आरबीआई से लेके कई सारे आपके क्या बन जाते हैं, आपके सवाल बन जाते हैं। ठीक है, कौन से? तो आरबीआई। तो आरबीआई ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, आपका भारत का एक केंद्रीय बैंक है। भारत का एक क्या है, तो ये केंद्रीय बैंक है। क्या है? केंद्रीय बैंक है। अगर थोड़ी सी और बात कर लूँ तो आरबीआई न केवल भारत का केंद्रीय बैंक रह चुका है, आरबीआई हालांकि देखेंगे तो वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार इन सब का भी केंद्रीय बैंक वो रह चुका है। तो अगर देखा जाए तो आरबीआई 4 देशों का केंद्रीय बैंक रहने का गौरव प्राप्त करता है। ठीक है, किसका? पाकिस्तान, भारत और म्यांमार, उसके बाद में बांग्लादेश, इन सब का करता है। तो आरबीआई की अगर बात करें, आरबीआई की जो स्थापना है, स्थापना वो 1934 के एक्ट से होता है। 1934 के एक्ट से होता है, एक्ट से। जबकि स्थापना की बात करेंगे तो ये एक जो आपका कह सकते हैं अप्रैल है, कब? तो 1935 में होता है। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 1935। कब होगा? तो 1935। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आरबीआई के संदर्भ में इतना डाटा ध्यान रखना। तो आरबीआई की इस समय अगर बात करते हैं तो जो 25वें नंबर के आपके जो गवर्नर है इस समय, 25वें गवर्नर कौन है? 25वें गवर्नर वो है शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये कौन है? 25वें आरबीआई के गवर्नर है। आपने देखा जो 24वें नंबर के जो आरबीआई के गवर्नर थे वो उर्जित पटेल, जिनके समय में क्या हुआ था? नोटबंदी हुआ था। कब? 8 नवंबर 2016 को, जिसे विमुद्रीकरण भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आरबीआई के संदर्भ में आपको इतना डाटा ध्यान रखना है। ठीक है, जब आरबीआई जब बना था जिस समय, तो उस समय इसका मुख्यालय जो था वो कोलकाता था, अभी तो मुंबई है। ठीक है ना। तो जो आरबीआई के संदर्भ में थोड़ी सी एक बात और भी ध्यान रखना कि आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वो क्या है? वो तो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में, यानी मुंबई में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि प्रारंभ में इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो बनाया गया था कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। लेकिन कुछ ही समय बाद, लगभग 1937 के आसपास, इसका मुख्यालय बदल दिया गया। कहाँ कर दिया गया? कोलकाता कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिवस को नो नॉन वेज डे घोषित किया है? 25 नवंबर 2023 को, 25 जनवरी 2023 को, 25 अक्टूबर 2023 को, या 25 सितंबर 2023 को? तो देखिए इसमें जो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? तो 25 नवंबर 2023 को। ठीक है, यानी कि नॉन वेज डे, यानी कि मांस रहित दिवस की अगर बात करते हैं तो मांस रहित दिवस तो यूपी सरकार ने कब घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया है आपका 25 नवंबर 2023 को। ठीक है, इसमें एक सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि कोई मतलब किसकी जयंती पर ये शुरू किया गया है? अगर जयंती का बात की जाए तो जो TL, ठीक है, ध्यान रखना कि TL वासवानी की जयंती पर इन्होंने क्या किया? जो आदित्य योगी नाथ हमारे यूपी के जो सीएम हैं वो उन्होंने ये शुरू किया है नॉन वेज डे। ठीक है, तो TL वासवानी की जयंती पर, ठीक है, ये शुरू किया है। कब मनाया जाएगा? तो 25 नवंबर 2023 को ये मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है वो है 21 नंबर क्वेश्चन आपका। 21 नंबर क्वेश्चन है कि नारी शक्ति बचत
खाते की शुरुआत किस बैंक ने किया है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सभी सही है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वो कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग शॉर्ट में भी क्या कहते हैं? इसे कहते हैं SBI बोलते हैं। तो SBI की बात करेंगे तो SBI का जो स्थापना होता है वो 1 जुलाई 1955 को होता है। कब होता है? 1955 को होता है, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया है ये भारत की सबसे बड़ी क्या है? बैंक है। अगर देखा जाए किसमें? तो पूंजीकरण में। तो भारत की क्या है? सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है। सबसे बड़ी बैंक है ये, ठीक है। कौन सी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब पूंजीकरण के मामले में देखा जाए सबसे बड़ी बैंक है। और इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे जो पंजाब नेशनल बैंक है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? PNB कहते हैं, ठीक है। तो इसके अगर संस्थापक पूछा जाता है, संस्थापक, तो वह है लाला लाजपत राय, ठीक है। वो कौन है? तो वो है लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इन्होंने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी, किसकी? तो पंजाब नेशनल बैंक की। हालांकि देखा जाए तो लाला लाजपत राय ही नहीं, सबसे पहले अपना अकाउंट भी खुलवाया था किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में अपना पहला अकाउंट खुलवा रखा था, ठीक है। और बैंक ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं BOI, ठीक है। इसे हम लोग इसे बोलते हैं क्या? BOI बोलते हैं, बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा कुछ ऐसी बैंक है जो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि किसका संबंध किससे है। जैसे आपका अगर नाबार्ड की बात करते हैं, ठीक है, नाबार्ड की बात करोगे तो ये एक क्या है? कृषि बैंक है। कैसा बैंक है? तो ये क्या है? कृषि बैंक है, यानी कि कृषकों को ये ऋण प्रोवाइड कराता है, डायरेक्टली नहीं, अपने बैंकों के माध्यम से, ठीक है। तो नाबार्ड, ठीक है, ये क्या है? एक कृषि बैंक है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक आपको मिलेगा बैंक जिसे बोलते हैं हम लोग SIDBI की बात करते हैं, ठीक है। SIDBI की बात करते हैं, ठीक है। SIDBI, ठीक है। तो जो SIDBI है, SIDBI, तो SIDBI अगर देखेंगे तो ये क्या है? आपका जो वाणिज्यिक जो होते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि जो उद्योगों के लिए बात करते हैं, तो उद्योगों में जो ऋण देती है वो संस्था कौन सी है? वो तो SIDBI है, ठीक है। तो SIDBI का जो हेडक्वार्टर है ये हालांकि आपसे कई बार पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा कहाँ पे? तो लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। और इसका मुख्यालय तो मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में। जो शिवरमन समिति के समय क्या हुई थी? स्थापित तो हुआ था, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में। कब हुआ था? 1982 में, ठीक है। अगर देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पदक में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात। तो हालांकि जो इसमें सही आंसर है वो आपका कौन सा है? वो है आपका कौन सा? हरियाणा। कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। अब देखो जो खेलो इंडिया है इससे कई सारे संस्करण होते हैं। खेलो इंडिया जो आपका ये गेम्स है इसके कई सारे क्या है? संस्करण होते हैं, ठीक है। कई क्या, हालांकि 3 संस्करण इसके ज़्यादा इस समय चल रहे हैं और यही बार बार आपकी एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। एक होता खेलो इंडिया आपका यूथ गेम्स होगा, ठीक है, यूथ गेम्स है, ठीक है। दूसरा क्या है? खेलो इंडिया पैरा। पैरा मतलब वही दिव्यांग जो खिलाड़ी होते हैं, दिव्यांग खिलाड़ी। तो दिव्यांग खिलाड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं? पैरा एथलीट्स कहते हैं, ठीक है। तो पैरा गेम्स। और जो थर्ड होता है वो यूनिवर्सिटी गेम्स होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। तो यानी कि जो भारत की विभिन्न जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो विश्वविद्यालय हैं वो इसमें क्या लेती हैं? भाग लेती हैं, ठीक है। तो अभी देखोगे जो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है इसका जो अभी देखा जाएगा तो जो 6वां संस्करण अगर हुआ है देखा जाए तो 6ठा जो संस्करण हुआ है वो हुआ है कहाँ पर? तो तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ है। तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ है। वो 4 शहर अगर देखेंगे जैसे कि चेन्नई था,
कोयम्बटूर था और उसमें तिरुचिरापल्ली था, ठीक है ना, और मदुरई था। तो ऐसे कुल मिला के 4 शहर, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट स्थान पे था ना, इसमें जो पहले स्थान पे था वो था कौन सा? महाराष्ट्र। कौन था? महाराष्ट्र था। तो महाराष्ट्र इसमें क्या था आपका? फर्स्ट स्थान पाया था यूथ गेम्स वाले में, ठीक है। और जो पैरा गेम्स की बात करेंगे तो पैरा गेम्स में पहले स्थान पे कौन है? तो इसमें कौन था? तो ये था हरियाणा, ठीक है। ये कौन सा था? HR था, यानी कि हरियाणा इसमें क्या था? पहला स्थान पे था, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी गेम्स है, ठीक है ना, अगर देखा जाए, अच्छा इसका देखो, इसका जो आयोजन हुआ है ना, उसको ज़रा ध्यान रखिएगा। इसका जो आयोजन हुआ है वो पहली बार हुआ है, ठीक है, 2024 में पहली बार हुआ है। तो इसका जो आयोजन की बात करेंगे, आयोजन ये हुआ है दिल्ली में। कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। और इसका जो शुभंकर था, इसका जो शुभंकर था, मस्कट था, वो था उज्ज्वला, ठीक है ना, उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या है? तो उज्ज्वला ध्यान रखना एक पक्षी है, गौरैया पक्षी, ठीक है, गौरैया पक्षी, जो कि ये दिल्ली की क्या है? राज की पक्षी है, दिल्ली की ये राज की पक्षी है, ठीक है। दिल्ली की राज की पक्षी कौन सी? गौरैया, ठीक है। तो जो पैरा गेम्स हुए हैं ना, उसका शुभंकर क्या था? तो उज्ज्वला। तो उज्ज्वला क्या है? एक गौरैया है, मतलब पक्षी है। कौन सी पक्षी? तो गौरैया पक्षी है, क्योंकि गौरैया जो है वो दिल्ली जो आपका केंद्रशासित प्रदेश है उसका क्या है? वहाँ की राज की पक्षी भी है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाता है, अगर यूथ गेम्स वाले में देखेंगे, ठीक है, तो इसमें जो शुभंकर की अगर बात करेंगे तो एक वीर महिला जो थी, वीरा मंगई वीर महिला, उनको रखा था, ठीक है, यहाँ पर। और जो यूनिवर्सिटी गेम है उनकी बात करेंगे तो ये इस बार का किसने जीता है? तो वो चंडीगढ़ ने जीता है, ठीक है ना। 2024 में किसने जीता है? तो चंडीगढ़ ने जीत रखा है, यूनिवर्सिटी ने जीत रखा है, ठीक है ना, जो कि चंडीगढ़ में है, ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स, हाँ, ये शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो हरियाणा रहा है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन ये कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में, हरियाणा में, या नई दिल्ली में, ठीक है। तो अभी हमने इस चर्चा करी क्या था कि खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है, ठीक है, पैरा गेम्स जिसे हम लोग बोलते हैं, इसमें कौन शामिल होते हैं? तो इसमें जो आपके दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं ना, दिव्यांग खिलाड़ी क्या होते हैं? भाग लेते हैं। दिव्यांग खिलाड़ी इसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है। जो विकलांग होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। तो इसका आयोजन हुआ कहाँ पे था? तो अभी हमने चर्चा किया था, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और इसका जो उद्घाटन है, इसका जो ये पहला संस्करण ही था, ठीक है, यानी कि फर्स्ट संस्करण था। ये क्या था? फर्स्ट संस्करण था। और इसका अगर बात करते हैं तो जो उद्घाटन की बात करते हैं, उद्घाटन जो किया गया था, तो वो जो वर्तमान में खेल मंत्री जो है वही तो कि उन्होंने ही किया है। तो जो खेल मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया था? तो अनुराग ठाकुर जी द्वारा किया गया है। अनुराग ठाकुर जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो इस वाले फिर डाटा को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें पहले स्थान पे कौन था? इसमें हमने देखा था, इसमें जो फर्स्ट स्थान पे कौन था? तो फर्स्ट स्थान पे इसमें कौन था? तो HR था। HR मतलब हरियाणा। कौन था? तो हरियाणा इसमें था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार 2023 पाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है, ठीक है। तो यानी कि 2023 में जो अर्जुन पुरस्कार मिला है उसमें केवल एक ही व्यक्ति शामिल थे जो कि वो क्रिकेट से संबंधित थे। तो इन 4 ऑप्शनों में कौन है? तो सही आंसर कौन हो गया? तो ये सही हो जाएगा मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी आपने देखा है कि ये क्या है? एक बॉलर है, एक क्या है? बॉलर है, ठीक है। तो जो अर्जुन पुरस्कार है, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार जो होता है वो खेल के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है।
अर्जुन पुरस्कार ये कहाँ मिलेगा? खेल के क्षेत्र में ये मिलता है। और इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें कुल राशि की बात करते हैं तो 15 लाख की राशि दी जाती है। कितने? तो 15 लाख की ये क्या मिलेगी, इसमें राशि दी जाती है। ठीक है, तो इसमें केवल एक व्यक्ति शामिल थे क्रिकेट से, वो कौन थे? मोहम्मद शमी शामिल थे। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए खेल के क्षेत्र में एक पुरस्कार और भी है, वो कौन सा है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार भी में भी ध्यान रखेंगे कितनी राशि मिलती है? तो 15 लाख मिलती है। लेकिन जो मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है, सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में पुरस्कार है, तो यहीं पे देखिएगा कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है उसका नाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद। नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो ये इस बार 2023 में मिला किसे? तो मिलने की बात करें तो 2 लोग मिला, दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। एक तो चिराग शेट्टी, दूसरे हैं सात्विक साईराज। ठीक है, तो इसमें दान करें, इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं। किसने मिलते हैं? तो इसमें 25 लाख की क्या मिलती है? राशि मिलती है। लेकिन अगर देखा जाए इस बार दिया कितने लोगों को गया है? तो दिया ये 2 लोगों को गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 2 लोगों को दिया गया है। किसे? तो दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। कौन? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ठीक है, इन दोनों लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे ना इन ऑप्शनों में मिला इनको भी है, इनको भी मिला है। ठीक है, इनको भी मिला है, इनको भी मिला है, इनको भी मिला है, इन सभी को मिला है। लेकिन 2023 में नहीं मिला, इनकी पिछले सालों मिला है। हमने जैसे आपने देखेंगे कि ये कोई भी जो खिलाड़ी होता है वो पिछले 3 सालों में जैसा उसका परफॉर्मेंस होता है, जैसा प्रदर्शन होता है, तो उसके प्रदर्शन के आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 25 कि सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किन 2 देशों के बीच में हुआ है? भारत और श्रीलंका, भारत और अमेरिका, भारत और चीन, भारत और नेपाल। तो जो इसका सही आंसर है वो तो है आपका कौन सा? तो भारत और नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम क्या है? सूर्य किरण। ठीक है, देखो भारत और श्रीलंका की बात करें तो इसके बीच में एक अभ्यास होता है, कौन सा? तो मित्र शक्ति। ठीक है, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास इसके बीच में होता है। ठीक है, इसके बीच में होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाएगा तो भारत और अमेरिका, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में, देखो भारत और अमेरिका के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है वो कौन सा है? तो इसे कह सकते हैं, एक है टाइगर ट्रायम्फ। ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ। और दूसरा जो सैन्य अभ्यास है वो है आपका ब्रज प्रहार। ठीक है, ब्रज प्रहार। ठीक है, कौन सा है? ब्रज प्रहार। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रायम्फ और दूसरा कौन सा है? ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास हो गया। और जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है वो भारत और नेपाल के बीच में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा ये चाइना के बीच में अगर देखा जाए तो सैन्य अभ्यास बहुत ही कम होता है, क्योंकि चाइना और भारत के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो बहुत ही अच्छे नहीं है। इसकी वजह से कोई सैन्य अभ्यास लगभग होता है, 1-2 सैन्य अभ्यास है, लेकिन एक तो शायद आपका हैंड एक्स करके कुछ ऐसा सैन्य अभ्यास है जो भारत और चीन के बीच में होता है। ठीक है, तो आज का ये क्या रहा? आपका अंतिम क्वेश्चन रहा है 25 क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।